Hello, students. Greetings to you. Let us continue with the second part of the chapter Poets and Pancakes. We were in page number 60. Let me continue with the line. Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around. And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. So, in these lines, the qualities, talents, and skills of a person of the name Kothamangalam Subbu is being elaborated. What were the salient qualities, acting talents, literary talents Subbu had? This has been described here. तो बता रहे हैं कि फिल्म मेकिंग उस ज़माने में जो फिल्म मेकिंग थी वो सुब्बू जैसे व्यक्ति के साथ बहुत आसान हो गई थी. जेमिनी स्टूडियोज़ में अगर कोई टैलेंटेड इंसान था वो सुब्बू ही था. कोथामंगलम सुब्बू जो सेकंड नंबर पे था बॉस के बाद, एस वासन के बाद. और जेमिनी स्टूडियोज़ को डायरेक्शन एंड डेफिनेशन सुब्बू ने ही दी थी. मीन्स एक दिशा और परिभाषा अगर जेमिनी स्टूडियोज़ को किसी ने दी थी तो वो शख्स सुब्बू था. और कब उस समय जो टाइम था वो it was the golden era of Gemini Studios. That means during those times Gemini Studios was very much renowned, popular, flourishing and thriving. It was the premier studio of India. तो वो गोल्डन ईयर्स थे जेमिनी स्टूडियोज़ के. और उस समय भी उस गोल्डन ईयर्स में सुब्बू जैसा टैलेंटेड शख्स जेमिनी स्टूडियोज़ में वर्क करता था तो इट वाज लाइक अ फेदर इन द हैट. मतलब सोने पे सुहागा हो गया था जेमिनी स्टूडियोज़ के लिए. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. Now, another quality of Subbu is being described here. Subbu was also a poet. He was a very talented poet. So he was a versatile personality. He has multiple talents. He was a great actor, then he was a great poet and writer also. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सुब्बू एक पोएट की तरह भी उसने अपनी पहचान बनाई थी. हालांकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स और अच्छी पोएट्री लिख सकता था, हायर फॉर्म्स की स्टैंडर्ड पोएट्री लिख सकता था, लेकिन वो जानबूझ के सिंपल पोएट्री कंपोज किया करता था ताकि वो कॉमन मास को, कॉमन व्यक्ति को समझ में आ सके. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. और सुब्बू का जो एक्टिंग टैलेंट था वो इतना ज़बरदस्त था कि उसका जो लिटरेरी टैलेंट था, जो पोएट वगैरह का उसका टैलेंट था, वो ओवर शेडो हो गया था उसके एक्टिंग टैलेंट से और ड्वार्फ हो गया था. ना ओवर शेडो मीन्स समथिंग विच शेडोज समथिंग. कोई चीज़ इतनी प्रोनाउंस्ड हो जाए, इतनी प्रोमिनेंट हो जाए कि दूसरा चीज़ दिखे ही ना उसके आगे. डैट मीन्स ओवर शेडो. एंड ड्वार्फ्ड, यू ऑल नो ड्वार्फ मीन्स बौना. तो जो उसके लिटरेरी टैलेंट था हालांकि बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसकी एक्टिंग टैलेंट बहुत ज़बरदस्त थी. उसके सामने उसका वो लिटरेरी टैलेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था. ओवर शेडो और ड्वार्फ हो जाता था उसके एक्टिंग टैलेंट के सामने. और शायद ऐसा उसके क्रिटिक्स को लगता था. क्रिटिक्स मतलब जो उसको जज करते थे, उसके ऑडियंस थे या उसके फैंस थे, जो भी उसको जज करते थे लोग, उन्हें हम क्रिटिक्स बोलते हैं. जो अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी राय देते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिटिक्स. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thillana Mohanambal, with dozens of very deftly edged characters. अब बता रहे हैं कि सुब्बू ने एक बहुत ही ओरिजिनल पोएम्स लिखी थी जिसका नाम था स्टोरी पोएम्स. मतलब जो ये पोएम्स थी, जनरली स्टोरी पोएम्स मीन्स ऑल दीज पोएम्स कन्वेज अ लॉन्ग स्टोरी. तो ये सुब्बू ने कंपोज की थी. एंड he composed it in a style of folk refrain and diction. Now folk refrain and diction is a particular literary words. These are literary phrases. Only a cognoscenti person can understand these terms. If you are expert of literature you may understand, but right now it is best you should memorize these phrases. Folk refrain and diction is a particular style of composing poems. तो उस स्टाइल में ये पोएम्स लिखते थे सुब्बू जी. एंड ही ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल. उसने एक स्प्रॉलिंग नॉवल लिखी थी. स्प्रॉलिंग मतलब which is spread over a large area, very elaborate, very long and lengthy. Sprawling, बहुत फैला हुआ.
तो बहुत लंबी चौड़ा एक नावल उसने लिखा था जिसका नाम था थिल्लन्ना मोहनम्बल. नाउ प्लीज़ मेमोराइज दिस नेम. विद डोजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स. और इस नोवेल में जो से कैरेक्टर्स थे वो लगभग 12 कैरेक्टर्स थे, डोजन्स ऑफ कैरेक्टर्स थे और बहुत डेफ्टली एज्ड थे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स? डेफ्टली मीन्स वेरी क्लेवरली, वेरी स्किलफुली. एज्ड मीन्स आउटलाइंड. तो जो उस नॉवल के कैरेक्टर्स थे वो बड़ी क्लेवरली, बड़ी स्किलफुली उनके कैरेक्टर्स को आउटलाइन किया गया था, दिखाए गए थे नॉवल में. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the earlier 20th century. He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles. अब यहाँ बताया जा रहा है कि उसने, सुब्बू एक अच्छे डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे. उन्होंने देवदासीज होती थी 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में. उन देवदासीज के कैरेक्टर को बहुत ही इफ़ेक्टिवली पोर्ट्रे किया था अपनी पिक्चरों में, अपनी क्रिएशंस में. रिक्रिएट मीन्स टू क्रिएट अगेन, मीन्स उनको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था, डिपिक्ट किया था अपनी पिक्चरों में, अपनी क्रिएशंस में. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. बहुत अमेजिंग एक्टर था सुब्बू और कभी भी वो लीड रोल्स नहीं चाहता था. ही वॉज वेरी हम्बल, अनएज्यूमिंग, मॉडेस्ट, सिंपल. एंड सिंप्लिसिटी is the ultimate sophistication. You must be unassuming and modest because the bigger you become, the humbler you should become. But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. सुब्बू किसी भी लीड रोल के पीछे नहीं भागते थे, लेकिन वो जो भी उनको सब्सिडियरी रोल मीन्स जो भी सेकेंडरी रोल या मेन रोल के बाद के जो रोल होते हैं वो उनको मिलते थे, वो इतना अच्छा परफॉर्म करते थे कि लीड रोल से भी ज़्यादा अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता था. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. Now, the nature of Subbu has been portrayed in these lines. उनका जो जनरल बिहेवियर है, जनरल उनका नेचर है, वो दिखाया गया है कि उनके लिए हर व्यक्ति के प्रति जेन्यून लव रहता था. Means he was a very benevolent, very magnanimous, very munificent, very kind-hearted person. और जो भी उनको मिला करता था, हर व्यक्ति उनके लिए वो बहुत जेन्यून लव रखते थे और जिससे भी मिला करते थे बहुत काइंडली, बहुत नोबल हार्टेडली उससे मिला करते थे. एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डोजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस. और जो भी उनके घरों में, सुब्बू के घर में आते थे तो उनका घर हमेशा भरा रहता था मेहमानों से. अब इन मेहमानों में कुछ बहुत नज़दीक के दोस्त भी हुआ करते थे और कुछ अनजान लोग या हल्के फुल्के जान पहचान के लोग भी उनके घर में रहा करते थे. मीन्स ही वॉज सो जेनरस, ही वॉज सो काइंड हार्टेड दैट ही वेलकम्स एवरीबडी इन हिज हाउस, वेदर द पर्सन इज़ अ क्लोज रिलेटिव और इज़ अ डिस्टेंट acquaintance. Still, he welcomes everybody in his house. He was such a magnanimous fellow. His magnanimous nature has been shown through these lines. Acquaintances का मतलब परिचित लोग. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. और यहाँ पे राइटर बताते हैं कि सुब्बू का जो नेचर था वो इस तरह का था कि उसको इस बात की मतलब कॉन्शियस भी नहीं रहते थे इस चीज़ के कि वो इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं. जैसे जनरली व्हाट हैपेंस इफ समबडी हेल्प्स someone, then they become arrogant and puffed up and they get some sense of pride. But he was so humble, so unassuming, so magnanimous that he was not even conscious that he is helping so many people out there. वो इतने सारे लोगों को अपने घर में जगह दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, फीड कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो इस बात का वो कॉन्शियस भी नहीं रहते थे. उनका नेचर ही इस तरह का था. Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. तो वो कितने चैरिटेबल थे. चैरिटेबल मतलब वही चैरिटी करने वाले, दयालु टाइप के, है ना. चैरिटेबल थे और इम्प्रोविडेंट मैन थे. इम्प्रोविडेंट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट थिंक मच अबाउट फ्यूचर, हु इज़ वेरी केयर फ्री, हु लिव्स द डे फॉर टुडे ओनली, हु डजंट वरी अबाउट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स. दैट वाज इम्प्रोविडेंट. तो बड़े इम्प्रोविडेंट थे, वो भविष्य की चिंता नहीं करते थे और दिल खोल के सबकी मदद किया करते थे. इस तरह के वो बड़े ही दयालु और व्यक्ति थे. लेकिन फिर भी उनके एनिमीज़ थे. तो दिस लाइन हैज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है. तो राइटर बोलते हैं इतना अच्छा होने के बाद भी उनके दुश्मन थे. तो दुनिया कैसी आप देख सकते हैं, अच्छे इंसानों के दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं. वॉज इट बिकॉज ही सीम स्लो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस. क्या उनके दुश्मन इसलिए थे क्योंकि वो जेमिनी स्टूडियोज़ में बॉस के बहुत इंटीमेट थे, बहुत क्लोज थे.
और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल्ड द साइकोफेंट्स, या शायद दुश्मन इसलिए थे कि उनका जो जनरल बिहेवियर था, डिमीनर मीन्स जनरल बिहेवियर किसी व्यक्ति का, वो बिहेवियर इस तरह का था जैसे कि किसी चापलूस का होता है। साइकोफेंट मीन्स वन हु फ्लैटर्स, चापलूस। तो उनका कुछ बिहेवियर इस तरह का था जैसे कोई चापलूसी करते हो बॉस की, शायद इसलिए लोग उनसे चिढ़ते थे। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और शायद वो चापलूस थे नहीं लेकिन उनका बिहेवियर, उनका डिमीनर, उनका नेचर ही ऐसा था कि वो सबके बारे में अच्छी बातें बोला करते थे। तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगता था शायद ये चापलूस है, इसलिए भी लोग चिढ़ने लग गए थे, क्योंकि वो बॉस उनसे बहुत खुश रहते थे और बॉस ने उनको सेकंड नंबर दे रखा था जेमिनी स्टूडियोज़ में। देयरफॉर पीपल वर एनवियस एंड जेलस ऑफ हिम। इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। खैर जो भी हो, जो भी वजह रही हो, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट में एक शख्स था, ये मैन शख्स कौन था, जो ऑफिस बॉय था जिसके बारे में अभी तक बात चल रही थी, जो 40 इयर्स का मैन था। वो व्यक्ति ऐसा था जो सुब्बू से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और उसके लिए बुरी से बुरी चीज़ें चाहता था। वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। डायरेस्ट मीन्स बुरे से बुरा। वो सुब्बू से बहुत जलता था और उसके लिए बहुत बुरी बुरी चीज़ें चाहता था, जो ऑफिस बॉय था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 61। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स। अब जेमिनी स्टूडियोज़ में सुब्बू हमेशा बॉस के साथ रहते थे, बस केवल अटेंडेंस रोल्स जो थे, यानी अटेंडेंस की जो रजिस्टर होती है उसको छोड़ के हर जगह सुब्बू बॉस के साथ ही दिखते थे। मतलब अटेंडेंस रोल में हो सकता है उनका नाम आगे पीछे रहा हो, बॉस का सबसे पहले रहा हो, सुब्बू का बाद में रहा हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बाकायदा। और हर समय सुब्बू वॉज ऑलवेज बाय द साइड ऑफ बॉस एस एस वासन। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स। और सुब्बू जो थे वो कौन से डिपार्टमेंट में ग्रुप किए गए थे, वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट था वहाँ का। जो एक तो मेकअप डिपार्टमेंट था जिसमें ऑफिस बॉय की बात चली थी, अब स्टोरी डिपार्टमेंट में आ गए हम, दूसरे डिपार्टमेंट में जेमिनी स्टूडियोज़ के। उस स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू वर्क किया करते थे। और इस स्टोरी डिपार्टमेंट में और कौन कौन था, अ लॉयर, एक लॉयर थे, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और कई सारे राइटर्स और पोएट्स भी थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट। अब यहाँ पे हम एक दूसरे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अभी तक तुमने ऑफिस बॉय की बात करी, फिर सुब्बू की बात करी, नाउ अ थर्ड कैरेक्टर बिकम्स प्रोमिनेंट, कम्स इनटू प्ले, द लॉयर। अब जो जेमिनी स्टूडियोज़ का वकील था, लॉयर था, जिसको ऑफिशियली हम लीगल एडवाइज़र कहते थे, मतलब कानूनी सलाहकार जो लॉयर का काम होता है, बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट। लेकिन हर कोई उसको अपोजिट बोला करता था, मतलब वो लीगल एडवाइज़र ना होके अपोजिट था उसका, मतलब जो लीगल एडवाइज़र के काम होते हैं वो ना करके कुछ उल्टे ही काम करता था, इसलिए उसको अपोजिट कहा जाता था लॉयर को। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। नाउ ही इज टेलिंग अस व्हाई द लॉयर वाज नोन एज द अपोजिट। उसके पीछे क्या इंसिडेंट्स हुआ था वो बताया जा रहा है। तो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस एक बार जेमिनी स्टूडियोज़ में आई थी, हु वाज एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। वो टैलेंटेड तो थी एक्ट्रेस, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल थी, मतलब बहुत ज़्यादा मूडी थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। नाउ यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है जो आपके चैप्टर के शुरू में भी यूज़ हुआ था, ब्लू ओवर। ब्लू ओवर मीन्स फट जाना, ब्लो कर जाना, मतलब गुस्से से फट जाना। तो एक बार वो एक्ट्रेस का मूड ख़राब हुआ कुछ सेट्स पे, तो वो बहुत जोर से फट गई गुस्से से वहाँ। While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. सब लोग ये देख के हतप्रद रह गए, मतलब बहुत आश्चर्य में पड़ गए, स्टंड हो गए। लेकिन जो लॉयर था वो बड़ा चालाक था, उसने कहा चुपचाप से रिकॉर्डिंग करने वाला जो डिवाइस था उसको ऑन कर दिया। When the actress paused for breath, the lawyer said to her. और जब एक्ट्रेस हल्ला गुल्ला करते करते सांस लेने के लिए रुकी तो लॉयर उससे बोला 1 minute प्लीज़, 1 मिनट रुको, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। और उसने उस एक्ट्रेस की रिकॉर्डिंग चला दी स्टूडियो में सबके सामने। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेसेस टाइरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई जा रही है कि गुस्से में वो एक्ट्रेस काफ़ी कुछ बोल गई थी, भला बुरा प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो लेकिन जो भी उसने बोला था उसमें कुछ इंक्रिमिनेटिंग नहीं था। इंक्रिमिनेटिंग मीन्स टू मेक समबडी क्रिमिनल और गिल्टी। कुछ ऐसे शब्द नहीं बोले थे उसने जिससे कोई क्रिमिनल या कोई गिल्टी साबित हो, या कोई मेकिंग गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला था। और ना ही कुछ अनमेंशनेबली फाउल बोला था। अनमेंशनेबली फाउल मीन्स वेरी, अनमेंशनेबली मीन्स वेरी एम्बैरेसिंग एंड वेरी ऑफेंसिव। फाउल मीन्स
बहुत नास्टी, ऑफेंसिव, बुरा। तो कुछ ऐसा अनमेंशनेबली फाउल, मतलब कुछ ऐसा नहीं बोला था जिसको हम मेंशन ना कर सकें, कुछ इतना बुरा भी नहीं बोला था जिसको हम यहाँ बता ना सकें। बोला तो था बट इतना बुरा भी नहीं था कि अनमेंशनेबल हो जाए वो, और कुछ ऐसा भी नहीं था कि इनक्रिमिनेटिंग हो जाए वो, किसी को मतलब क्रिमिनली साबित कर दे उसके शब्द, ऐसा भी नहीं बोला था। अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, लेकिन उसने जो कुछ भी बोला था प्रोड्यूसर के बारे में वो रिकॉर्डिंग से प्ले कर दिया लॉयर ने। नाउ हियर इज द वर्ड टायरेड। टायरेड मीन्स लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन, बहुत लंबी चौड़ी गुस्से से भरी हुई स्पीच देना जिसमें आप दूसरे की बुराइयां करें या किसी को एक्यूज़ करें, किसी को ब्लेम करें, उस तरह का बोला था। तो वो सब रिकॉर्डिंग हो गया था। बट when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. लेकिन जब अचानक से लॉयर ने रिकॉर्डिंग प्ले करी और उस एक्ट्रेस ने अपनी आवाज़ सुनी, अपनी बातें सुनी, तो वो एकदम स्ट्रक डम्ब। स्ट्रक डम्ब मीन्स शी वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, बड़ी शॉक्ड हो गई। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. अब वो लड़की ऐसी क्यों थी, इतनी मूडी और टेम्परामेंटल, ये हमको बता रहे हैं राइटर। वो कह रहे हैं कि शी वॉज अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड, वो एक गांव की लड़की थी, गांव से बिलोंग करने वाली लड़की थी, लेकिन वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गई थी, बहुत जल्दी ऊंचे ऊंचे मुकाम को उसने हासिल कर लिया था, ज़्यादा स्ट्रगल भी उसने नहीं किया था। तो उसको जो स्टेप बाय स्टेप जो स्ट्रगल्स होते हैं सक्सेस को पाने के, उससे उसको कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जनरली कोई इंसान बहुत स्ट्रगल्स के बाद अगर आगे पहुंचता है तो वो हम्बल रहता है। बट शी वॉज कैटापल्टेड इनटू सक्सेस। कैटापल्टेड मतलब जैसे गुलेल होता है ना, खींच के पत्थर मारते हैं, जिसे कैटापल्ट कहते हैं। तो एकदम डायरेक्ट कोई चीज़ आगे को फॉरवर्ड हो जाए या ग्रो कर जाए बिना कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, उसको हम कहते हैं कैटापल्टेड इनटू, सीधे लॉन्च हो जाना सक्सेस के लिए। तो सीधे वो सक्सेस की तरफ बढ़ गई थी बिना स्ट्रगल्स के, तो इसलिए ज़्यादा उसको अप्रिशिएशन नहीं था, ज़्यादा उसको सेंसिटिविटी नहीं थी स्ट्रगल्स के बारे में, इसलिए वो बहुत आपके साथ टेम्परामेंटल या मूडी हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल दीज डेज वी आर हियरिंग द वर्ड नेपोटिज्म अलॉट इन द न्यूज़। नेपोटिज्म में भी जनरली बोलते हैं कि जो स्टार किड्स होते हैं, दे वर कैटापल्टेड इनटू सक्सेस, दे वर लॉन्च्ड इनटू सक्सेस डायरेक्टली। ऑन द अदर हैंड द आउटसाइडर्स हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। जो बाहर से आते हैं टैलेंटेड एक्टर्स, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो नेपोटिस्ट होते हैं, जो भाई भतीजावाद जो फिल्मों में चलता है, जो उनके किड्स होते हैं, वो सीधे उनको डायरेक्ट लॉन्च मिल जाता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अच्छा ब्रेक मिल जाता है। दे ऑल्सो डोंट अप्रिशिएट द स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन एक्टर विच आउटसाइडर्स हैव टू फेस। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, बज़ वर्ड चल रहा है हर जगह न्यूज़ वगैरह में, आफ्टर द सुसाइड ऑफ दैट एक्टर, यू नो। सो तो वो जो लेडी थी उसको वो स्टेजेस नहीं पता थी, वो उन स्टेजेस से नहीं गुजरी थी जो सक्सेस के लिए चाहिए होती हैं, इसलिए वो उसके अंदर वो सोफेस्टिकेशन और इम्पोर्टेंस उसको पता नहीं थी अपनी अपनी पोजीशन की, क्योंकि डायरेक्टली पहुंच गई थी। तो इस वजह से बहुत टेम्परामेंटल हो गई थी वो, उसका लोगों की वैल्यू नहीं रख पा रही थी, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। लेकिन उस दिन के बाद से वो काफ़ी डर गई थी उस दिन अपनी वो रिकॉर्डिंग सुन के, और वो कभी उसको भूल नहीं पाई उस रिकॉर्डिंग को। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। और उस दिन उसका छोटा सा लेकिन बहुत ही शानदार जो एक्टिंग करियर था वो ख़त्म हो गया, उसका एंड हो गया था। द लीगल एडवाइज़र, अब हाइफन करके हमको बोल रहे हैं, लीगल एडवाइज़र की वजह से हुआ था वो। who was also a member of the story department had unwittingly brought about the sad end। और ये सब किसकी वजह से हुआ था? उस लेडी का करियर एंड, उस एक्ट्रेस का करियर एंड लीगल एडवाइज़र की वजह से हुआ था, जिसने अनविटिंगली उसके करियर को ख़त्म कर दिया था। अनविटिंगली मीन्स अनइंटेंशनली, जानबूझ के तो नहीं, बट अनइंटेंशनली उसने ऐसा किया था जिससे उसका करियर ख़त्म हो गया था। While every other member of the department wore a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। अब बोलते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते थे वो एक यूनिफॉर्म टाइप की चीज़ पहनते थे, जैसे धोती और शर्ट पहनते थे, एक लंबी सी ओवरसाइज्ड शर्ट पहना करते थे और खादी की धोती पहना करते थे, जो कि मतलब जो शर्ट होती थी इट वॉज slightly oversized and it was clumsily tailored। Clumsily means in an awkward or careless way, not tailored in a very
ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे, बट बड़ी क्लमजीली, मतलब कोई उसका ध्यान नहीं, कैलकुलेट करके नहीं टेलर किया गया, उसको ऐसे बना दिया गया। तो खादी के कपड़े पहना करते थे, धोती शर्ट। द लीगल एडवाइज़र वो पहनते, लेकिन जो लीगल एडवाइज़र था, जो लॉयर था, वो टाई कोट वगैरह पहनता था, पैंट टाई कोट पहनता था, अलग ड्रेस पहनता था। और उसका कोट था, इट वाज लाइक अ कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल मतलब होता है, इट वाज अ एंशंट टाइप ऑफ कोट विच वाज वॉर्न बाय वॉरियर्स। जो पहले ज़माने के योद्धा वगैरह लंबे लंबे कोट पहनते थे, मेटालिक उसमें टिंज होती थी, उस तरह का कोट उसने पहना था। अलग टाइप का यूनिक स्टाइल था उसका, ग्रे कलर का वॉरियर वाला कोट। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers. और जो लॉयर था वो अक्सर अकेला अकेला सा लगता था उस पूरे क्राउड में। वो जो लॉयर था वो एक लॉजिक से चलने वाला व्यक्ति था, कोल्ड लॉजिक से चलता था, रीज़न से चलता था। एंड ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पीपल हु वर अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। जो बाकी लोग थे, अब देखो सब पोएट्स थे, कोई स्टोरी राइटर्स थे। अब ये जो लोग होते हैं ये जनरली लॉजिक से नहीं चलते, ये बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, ये इमेजिनेशन से, फैंटेसीज से, क्रिएटिविटीज़ में, एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। तभी तो पोएट्स लिख पाते हैं, स्टोरी लिख पाते हैं, बिकॉज दे हैव टू थिंक अ लॉट, दे हैव टू इमेजिन अ लॉट। सो ऑल ऑफ देम वर रिफर्ड एज ड्रीमर्स। वो सब ड्रीमर्स थे, और उन ड्रीमर्स के बीच में ये कोल्ड लॉजिक से चलने वाला, लॉ पे चलने वाला लॉयर था। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीआइट्स। और जितने भी लोग थे वो खादी पहना करते थे। खादी मतलब वो सब गांधी जी के फॉलोअर्स थे, लेकिन ये एक न्यूट्रल मैन था, ये किसी के साथ से कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। नाइदर ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधी नॉर ही वॉज मीन्स ही वॉज इनडिफरेंट एंड अलूफ फ्रॉम ऑल द अदर पीपल, ही वॉज न्यूट्रल। एंड गांधीआइट्स एंड खादियाइट्स की भीड़ में अकेला सा एक ये कोल्ड लॉजिक वाला शख्स था। लाइक so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. अब ये जो सुब्बू जी थे, ये बॉस के सेकंड नंबर पे थे, खास थे। तो जो भी बॉस के खास होते थे उनको फिल्म प्रोड्यूस करने का चांस मिलता था, तो इनको भी मिला, सुब्बू को। लेकिन जो इनकी फिल्म थी, हालांकि उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल और मेकअप मटेरियल, पैनकेक वगैरह यूज़ हुआ था, रॉ स्टॉक यूज़ हुआ था, लेकिन ये फिल्म फिर भी कुछ खास सक्सेस नहीं हुई। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. और एक दिन पता नहीं बॉस जो वासन जी थे उनको क्या सनक चढ़ी, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गुस्से में आके या सनक में आके। और शायद मानवता के इतिहास में ये पहला एक इंस्टेंस था, एक पहला एक ऐसा इवेंट था जिसमें कि एक वकील, एक लॉयर ने अपनी नौकरी खोई थी, जबकि उसके साथ सारे के सारे पोएट्स को जाने को कहा गया था। मीन्स पोएट्स की वजह से और स्टोरी राइटर्स की वजह से एक लॉयर ने अपनी नौकरी खोई थी। ये शायद मानव इतिहास का पहला इंसिडेंस रहा होगा। क्योंकि होता क्या है, जनरली हमारी सोसाइटी, पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी, इट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट दैट लॉयर्स वर गिवन ग्रेट रेस्पेक्ट, एंड ऑन द अदर creative people like poets, writers, artists, they were detracted, they were belittled, they were not given as much respect as the lawyers. So but now here in this story it's a strange thing happening. उस डिपार्टमेंट में पोएट्स और स्टोरी राइटर्स को निकाला गया, तो वो डिपार्टमेंट बंद हो गया, तो लॉयर को भी अपनी नौकरी खोनी पड़ी, क्योंकि लॉयर भी उसी डिपार्टमेंट में था। तो पहली बार दिखाया गया है कि स्टोरी राइटर्स और पोएट्स के पास इतनी पावर थी कि उन्होंने एक लॉयर की नौकरी छीन ली। जनरली क्या होता है, लॉयर्स अलग डिपार्टमेंट है, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, बट स्टोरी राइटर्स और पोएट्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ, तो देयरफॉर राइटर इज सेइंग इट वाज फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड, सच इंस्टेंस टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogiar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri and हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। अब जेमिनी स्टूडियोज़ जो था एक फेवरेट जगह थी, फेवरेट डेन था, हॉन्ट था। अब हॉन्ट का मतलब भूत या भूतिया मत समझ लेना। हॉन्ट का मतलब यहाँ पे है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं टाइम पास करने के लिए, अपनी अपनी बातें डिस्कस करने के लिए, जहाँ बार बार लोग आते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं। तो ये जो जेमिनी स्टूडियोज़ था ये एक फेवरेट हॉन्ट था कुछ लोगों के लिए, जिनके नाम ये बताए गए हैं यहाँ पे।
ये लोग यहाँ आते थे, अपनी गपशप मारते थे, अपना डिस्कशन करते थे, इंटरेक्शन करते थे. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. लोग यहाँ इसलिए भी आते थे क्योंकि इसके अंदर एक मेस था. मेस इज़ अ प्लेस वेयर इट्स अ टाइप ऑफ शॉर्ट कैंटीन और रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना वगैरह बनता है. हम देखो ऑफिसर्स मैस होता है, हॉस्टल में मैस होते हैं. तो एक ऐसा यहाँ पे एक्सीलेंट मैस हुआ करता था स्टूडियो में, जहाँ पे हमेशा दिन के हर पहर बहुत ही अच्छी सबलाइम उम्दा कॉफ़ी मिला करती थी. तो उस कॉफ़ी का भी वो मज़ा लेने और कॉफ़ी के चलते गपशप करने के लिए लोग आते थे. रात को भी यहाँ कॉफ़ियाँ मिलती थी और दिन में भी, तो इसलिए कॉफ़ी के लिए और अपना डिस्कशन करने इतने सारे लोग यहाँ आते थे. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. और ये उन दिनों की बात है जब कांग्रेस रूल था हमारे देश में, बिकॉज जेमिनी स्टूडियोज़ 1940 में इस्टेब्लिश हुआ था. उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 1947 के बाद ही कुछ 5-7 साल बाद 50s के डेकेड में की बात है, तो कांग्रेस का रूल था. तो कांग्रेस बड़े स्ट्रिक्ट थे अपने रूल पे. बहुत प्रोहिबिशन लगाए थे उन्होंने. प्रोहिबिशन मतलब पाबंदियाँ, हर चीज़ को ले उन्होंने फॉरबिट कर रखा था. जब इतनी सारी पाबंदियाँ थी हमारे देश में, उस समय कॉफ़ी के लिए मिलना और कॉफ़ी के कप की चुस्कियाँ लेते लेते गपशप मारना एक बहुत अच्छा, एक संतोषजनक एंटरटेनमेंट था. इसलिए लोग यहाँ आया करते थे. बारिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर, अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री. अब यहाँ राइटर बता रहे हैं कि केवल ऑफिस बॉयज़ और कुछ क्लर्कों को छोड़ के जितने भी लोग स्टूडियोज़ में कॉफ़ी वगैरह पीते थे वो बड़े रिलैक्स रहते थे, क्योंकि ऑफिस बॉयज़ का काम तो बहुत इंगेजिंग रहता है, वो बिज़ी रहते हैं. तो क्लर्क्स का भी काम रेगुलर रहता है, तो वो लोग फ्री नहीं रहते थे. वो उनके पास लेज़र टाइम नहीं था, लेकिन बाकी सब बड़े फ्री रहते थे. दे ऑल रेडिएटेड लेजर. रेडिएटेड मतलब एमिटेड, एक्सुडेड, एमिनेटेड, सबके चेहरे से निकलता था. लेजर निकलता था. लेजर मतलब रिलैक्सेशन, कुछ फ्री टाइम होना, फन टाइम होना, रिलैक्स होना. तो सब लोग बड़े रिलैक्स रहते थे, सबके चेहरों से वो रिलैक्सेशन दिखता था. अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री, एंड दिस इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री. और कोई भी पोएट हो या कोई भी स्टोरी राइटर हो, उसका इस तरह का टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है, इस तरह का उसका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगा, तभी वो अपना अच्छा कंपोजिशन कर पाएगा. अगर उसके माइंड में कुछ टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, वो रिलैक्स नहीं होगा, तो ही कैन नॉट गिव इट बेस्ट. क्योंकि उसको बहुत इमेजिन करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, फैंटेसाइज करना पड़ता है चीज़ों को. तो उसके लिए उसका लेज़र होना बहुत ज़रूरी है. तो जो पोएट्री के लिए बहुत एक प्री रिक्विजिट, एक प्री कंडीशन है लेजर होना, जो कि वहाँ पे दिखता था जेमिनी स्टूडियोज़ में. मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. और जितने भी वहाँ लोग आया करते थे जेमिनी स्टूडियो में, सब गांधी जी के फॉलोवर्स थे, सब खादी पहना करते थे. लेकिन केवल वो गांधी जी को फॉलो करते थे ब्लाइंडली, और उसके अलावा उनको कोई भी पॉलिटिकल थॉट या आइडिया उनको नहीं था. किसी भी चीज़ की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पॉलिटिक्स की या क्या चल रहा है कंट्री में. दे वर ओनली ब्लाइंड फॉलोवर्स ऑफ गांधी एंड खादी. नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. और स्वाभाविक रूप से वो कम्युनिज्म के बड़े अगेंस्ट थे सबके सब लोग, क्योंकि गांधी जी के फॉलोवर्स थे. नाउ कम्युनिज्म इज़ अ टर्म which you must understand. Communism is a type of government, like it is prevailing in China, in Korea. There are certain countries where there is communism, like in India, our country, there is democracy. United States, there is democracy, and in some countries there is monarchy. Monarchy means which are ruled by one king. और कम्युनिज्म एक तरह की गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर. गवर्नमेंट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, अनलाइक डेमोक्रेसी, बट गवर्नमेंट has absolute power. And what government do, government delimits the success of people. जैसे क्या होता है कि किस कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, तो वो अमीरों का पैसा लेके गरीबों को दे देती है वो गवर्नमेंट. तो इक्वालिटी, फाइनेंशियल इक्वालिटी बनी जाती है कंट्री में. ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जनरली क्या होता है, जैसे अगर कोई इंसान बिज़नेस कर रहा है और पैसे कमा रहा है, अगर वो एक लिमिट के बाद उसके पैसे, जैसे 10 लाख रुपए उसने कमा लिया और उसके बाद रूल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का है कि 10 लाख से ऊपर जो भी कमाएगा उसके पैसे लेकर के गरीबों में बांट देंगे, तो कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा कुछ करने के लिए, क्योंकि उसे पता है अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा तो गवर्नमेंट ले लेगी. तो इसका डिसएडवांटेज है कि इट किल्स इन्वेंशन. फॉर एग्जाम्पल
कोई मार्क जुकरबर्ग था फेसबुक का मालिक, अगर उसे पता होता कि मैं फेसबुक बनाऊंगा, मैं इतना अर्न करूंगा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, और उसके बाद सब गवर्नमेंट ले लेगी, तो वो क्या फेसबुक बनाता? वो बनाता ही नहीं, क्योंकि उसे कोई बेनिफिट दिखता ही नहीं, कोई प्रॉफिट दिखता ही नहीं। तो कम्युनिज्म की वजह से इन्वेंशंस नहीं हो पाते ऐसी कंट्रीज़ में, इट किल्स इन्वेंशन। तो पहला इसका डिसएडवांटेज ही है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कि समटाइम्स इट्स ह्यूमन टेंडेंसी टू बिकम ग्रीडी। अब जब गवर्नमेंट अमीरों का पैसा लेती है तो ज़रूरी नहीं है गरीबों में बांट दे, गवर्नमेंट बिकम्स ग्रीडी, सो इट uses all the money in creating facilities for itself and expanding its power instead of giving it to poor people. So government becomes greedy sometimes, करप्ट हो जाती है गवर्नमेंट इसमें। और हमारे 1950s के टाइम में कम्युनिज़्म बहुत पॉपुलर था, हिटलर थे जर्मनी के डिक्टेटर, वहाँ पे कम्युनिज़्म था, तो इस वजह से कम्युनिज़्म एक नेगेटिव कोनोटेशंस में आता रहा, अभी भी आता है, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोनोटेशंस में था। उस समय हिटलर का राज हुआ करता था यूरोपियन कंट्रीज़ में जब। सो कम्युनिज्म वर्ड से बहुत ज़्यादा वो लोग नफरत करते थे। एवर्स टू मीन्स दे वर कंटेम्पचुअस, दे वर हेटफुल, दे वर डिसलाइक द वर्ड कम्युनिज्म। तो उनके हिसाब से कम्युनिस्ट कैसे व्यक्ति हुआ करते थे? अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। कम्युनिस्ट जो थे गॉडलेस थे, रूथलेस थे, कैलस थे। ही हैड नो फीलियल और कॉन्जुगल लव। फीलियल मतलब अपने बच्चों के प्रति प्यार होना, कॉन्जुगल मतलब अपनी वाइफ या फैमिली के प्रति प्यार होना। तो जो कम्युनिस्ट व्यक्ति था उसके अंदर ना ही फीलियल लव था, ना ही कॉन्जुगल लव था। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। और कंपंक्शन का मतलब होता है गिल्ट, और कम्युनिस्ट को कोई गिल्ट नहीं होता था, वो अपने पेरेंट्स को भी मार देता था, किसी को भी मार सकता था, वो अपने बच्चों को भी मार सकता था। पता एक्चुअल में ऐसे नहीं थे कम्युनिस्ट, इतने बुरे नहीं होते, लेकिन ऐसी मतलब परसेप्शन था, ऐसा ही विचारधारा बनी हुई थी उस ज़माने में लोगों के मन में। कम्युनिस्ट इस तरह का व्यक्ति होता है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट का मतलब हिटलर समझते थे, कम्युनिस्ट इक्विवेलेंट टू हिटलर। अब हिटलर तो इसी तरह का था, रूथलेस व्यक्ति था हिटलर। हिटलर ने इतने सारे जूस को मारा, इतने सारे लोगों को मारा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करी, तो हिटलर समझते थे सबको। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। और कम्युनिस्ट हमेशा इनोसेंट लोगों को मारते हैं और वो अनरेस्ट फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं, वायलेंस, हिंसा फैलाते हैं। इग्नोरेंट लोगों को, इग्नोरेंट मतलब जिनको नॉलेज नहीं होती, जिनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ें हो रही हैं आसपास, मतलब जो इनोसेंट होते हैं एक तरह से, अज्ञानी और मासूम लोगों को मारते हैं कम्युनिस्ट। दिस वॉज द परसेप्शन माइंड सेट ऑफ पीपल। एक्चुअली ऐसे इतने बुरे भी नहीं होते। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini Studios। और इस तरह के notions, इस तरह के concepts कम्युनिज्म के उस समय साउथ इंडिया में प्रिवेल करते थे। साउथ इंडिया में सब यही विचारधारा रखते थे, और इसीलिए जेमिनी स्टूडियोज़ में भी इसी तरह की विचारधारा लोगों के मन में थी, क्योंकि जेमिनी स्टूडियोज़ भी साउथ इंडिया में था। इट फ्लोटेड अबाउट वेगली, फ्लोटेड अबाउट मीन्स इट वॉज फ्लडिंग, it was everywhere, it was all pervading. This type of mindset about communism was all pervading, सब जगह छाया रहता था। वेगली मतलब अनक्लियरली, बहुत ज़्यादा क्लियरली उनको कुछ पता नहीं था वहाँ के लोगों को, लेकिन वेगली था, हल्का हल्का आइडिया था कि हाँ ऐसे होते हैं कम्युनिस्ट लोग। अबाउट द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़। और ये जो खादी क्लैड पोएट्स थे, जितने भी लोग वहाँ थे, खादी क्लैड मतलब खादी पहने हुए जो पोएट्स थे, उनके मन में इस तरह के विचार कम्युनिस्ट के प्रति रहते थे जेमिनी स्टूडियोज़ के लोगों के अंदर। एविडेंस ऑफ हिज वह सून फॉरथकमिंग, और इस चीज़ के प्रमाण कि वो इस तरह की विचारधारा लोग रखते थे, इसके प्रमाण जल्द ही आएंगे। अब आगे के चैप्टर में देयर वर सम एविडेंसेस जो प्रूव करते हैं कि हाँ इस तरह के कम्युनिस्ट विचार थे लोगों के। फोर्थ कमिंग मीन्स दे विल बी कमिंग सून, आने वाले हैं। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू अगेन in my next video with the third part of the chapter. Till then, please revise it. Take care and best of luck.